नमस्कार। कल वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पूर्ण हो गया। 5 टॉपिक व्याकरण के क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, ये हमने विस्तार से पढ़े। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। आपको पेपर में वो अशुद्ध वाक्य देगा और आपसे शुद्ध करवाएगा। 2 अंक का ये टॉपिक है शायद। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में कि वाक्य शुद्धि क्या है, और पहले वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है, क्या इसके अंतर्गत होता है, फिर उनको शुद्ध करने के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ वाक्यों में संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, कुछ सर्वनाम, कुछ क्रिया, विशेषण, सबसे लगभग सभी के समान जो अशुद्धियां हर एक वाक्य में होती है। जब वो वाक्य आपको देगा तो आपको पढ़ना है कि इसमें संज्ञा संबंधी है या सर्वनाम संबंधी, कौन सा शब्द 2 बार दिया हुआ है, कौन सा शब्द अनलेस है। तो इन चीजों को आपको देखना है, फिर उसको शुद्ध करके लिखना है। तो आप नोटबुक निकालें और मेरे साथ साथ उतारते रहे, उसको समझते रहे। तो मैं थोड़ा सा पहले अभी वाक्य को समझेंगे अभी हम थोड़ा सा कि वाक्य क्या है। हालांकि वाक्य का हमारा टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं वाक्य का, हमको सिर्फ वाक्य शुद्धि पे आना था सीधा कि संज्ञा संबंधी वाक्य शुद्धि की। किसी वाक्य में 2 संज्ञा शब्द दिए हुए हैं तो वह अशुद्ध लग रहा है वाक्य, तो उसको एक को कौन से को हटाए जिससे कि वो वाक्य शुद्ध हो जाए। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं वाक्य के बारे में। आप लिखें इसको भी, है ना, इसको भी आप लिख लें वाक्य को। वाक्य क्या है तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं इसको, है ना। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का, छोटी सी परिभाषा दिखा रहा हूं, तो का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का, किसका? शब्दों का। शब्द कैसे? सार्थक। 2 प्रकार के शब्द होते हैं अर्थ की दृष्टि से, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ सार्थक हो वो सार्थक, और जिनका सार्थक अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक। पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, यानी ऐसे शब्दों से वो वाक्य बना हो जो, जैसे हम किसी से दूसरे व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं, कोई वाक्य कह रहे हैं, तो वो उसको समझ में आ जाए। वो समझ में कब आएगा? जब उन शब्दों का अर्थ कैसा होगा? सार्थक। जैसा हम कहना चाह रहे हैं वो सब वो समझ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है भाई। जैसे उदाहरण में, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब ये सार्थक है। वह करता हो गया, पुस्तक कर्म कर रहा है वो, और पढ़ना क्रिया है। अब इसको हम ऐसे लिखें, वह पुस्तक है, पढ़ता को हटा दें तो वाक्य शुद्ध है। पुस्तक वह पढ़ता है तो भी अन्वय संबंधी समस्या हो जाएगी इसमें कि कर्ता कर्ता की जगह नहीं है, कर्म कर्म की जगह नहीं है। पढ़ता पुस्तक वह है तो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दों का जमावड़ा भी उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा वाक्य चाह रहा है, जो हम समझ सकें। जैसा हम उससे कह रहे हैं वैसा ही। वह कर्ता की जगह है, पुस्तक कर्म की जगह है, पढ़ता क्रिया है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से उसी के अनुसार, कर्ता के अनुसार ही कर्म क्रिया हो तो वाक्य अच्छा लगेगा, सार्थक हो अच्छा लगेगा, तो समझ में आएगा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है भाई। अगला देखिए, वाक्य के अंग, अवयव जिनको कहते हैं। ठीक है भाई। 2 होते हैं, 2 होते हैं।
कौन कौन से? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य तो क्या होता है, विधेय क्या होता है? देखो, उद्देश्य क्या होता है? जिस विषय में आप उतारते रहे नोटबुक साथ लेकर, कुछ कहा जाता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए ही है ना। जैसे देखो, ये उदाहरण में सीधी सी बात बता देता हूं आपको, टाइम नहीं लेते हुए आपका। वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें वह के बारे में कहा गया है कि कार्य कौन कर रहा, वह। पुस्तक कौन पढ़ रहा, वह। तो वह तो क्या हो गया, उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया, पुस्तक पढ़ने का। बाकी जो कर्म और जो क्रिया बची हुई है ना, पुस्तक पढ़ता है, बाकी जो कर्म और क्रिया बची हुई है वो किस में आएगा, विधेय में आएगा। जिस विषय में कुछ कहा जाता है वो तो क्या हो गया, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी इसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। वह के विषय में क्या कहा गया, वह के विषय में कहा गया है कि वह पुस्तक पढ़ता है, कहा गया है ना, पुस्तक कौन पढ़ता है, वह। तो वाक्य के अंग दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य तो होता है जिस विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है में, वह यानी कार्य करने वाला तो हो जाता है उद्देश्य, और क्या कर्म कर रहा है वो और क्रिया है वो मिलकर बन जाती है विधेय। दो भागों में इसको बांट दिया जाता है, तो इसको हम उतारें। ये बात की परिभाषा हो गई, इसके दो अंग हो गए। अब लिखेंगे हम छोटा सा टॉपिक और है इसी का, वो भी लिख लेंगे। वाक्य के तत्व, उनको भी लिख लेंगे, बस दिया हुआ नहीं है लेकिन लिख लेंगे ना। वाक्य के तत्व, उनको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखेंगे। वाक्य के तत्व विस्तार से दिया हुआ नहीं है आपको। वाक्य का ही कोई टॉपिक होता ना, वाक्य का ही कोई प्रकरण होता तो पूर्ण रूप से दिया होता, लेकिन ये तो वाक्य शुद्धि का है। वाक्य के छह तत्व होते हैं, और कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1, सार्थकता। वाक्य कैसा होना चाहिए, सार्थक, समझ में जो आ जाए। ठीक है भाई, इस प्रकार से छह तत्व होते हैं। नंबर 2, आकांक्षा। नंबर 3, योग्यता। आपके है नहीं ये टॉपिक में, फिर भी मैं इनको बता रहा हूं। अगर अगली क्लास में आपके ये आएंगे तो विस्तार से फिर पढ़ना इनको, जब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं सिर्फ 6 तत्व दिखा रहा हूं। आसक्ति, चौथा। 5वां है पदक्रम। और 6ठा है अन्वय। तो ये 6 तत्व हैं। कौन कौन से, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। ये सारी चीज तत्व से, जो सारे तत्व हैं वाक्य से संबंधित है। किसी में ये बताया गया है कि वो सार्थक होना चाहिए, किसी में ये बताया गया है कि वो शब्द, जैसे हम किसी शब्द को छोड़ देते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, उस शब्द को उसके साथ लगाना चाहिए। योग्यता, उसकी पूर्णता होनी चाहिए। आसक्ति, शब्दों का यानी आसक्ति नजदीक होनी चाहिए, नहीं कि हमने एक शब्द तो इस पन्ने पे लिख दिया और दूसरा शब्द उसी से संबंधित चौथे पन्ने पे जाके लिखा, तो कौन ढूंढेगा उसको। वो पदक्रम पे सही होना चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसी प्रकार से अन्वय भी होना चाहिए। तो ये चीजें आप लिख रहे 6 हैं, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको वाक्य।
रचना की दृष्टि से, आपके है नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं ना, रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। पहला सरल या साधारण, सरल या साधारण। दूसरा संयुक्त, और तीसरा मिश्र या मिश्रित। तो इस प्रकार से ये 3 होते हैं। सरल में साधारण बात कही जाती है, साधारण वाक्य कहा जाता है। संयुक्त में 2 वाक्यों को कंजक्ट करके जोड़ के और किंतु परंतु तथा से जोड़ा जाता है। और मिश्र में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार से आप इनको एक नोट्स के रूप में उतार ले, आपको याद रहेगा कि कक्षा में जब आप जाएंगे, जब इनको आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने इनको कहीं पढ़ा है। तो इस चीजों का आप ध्यान रखें। 6 तत्व हैं, 2 अवयव थे और रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं। वाक्य की परिभाषा हो गई, 2 अवयव हो गए और 6 तत्व हो गए। और छोटा सा जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा हमने वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य। ये कई प्रकार से होते हैं, अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, रचना की दृष्टि से अलग होते हैं। हम थोड़ा सा इसको बस रोटेरी डालिए इस पे थोड़ा सा कि 3 भेद है रचना की दृष्टि से। कौन कौन से? सरल या साधारण और संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम देखेंगे अब आपको उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। इसमें लगभग 10 भेद हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, मुहावरे संबंधी। उस प्रकार से ये लगभग आपके 10 जो टॉपिक हैं। तो हम उनको लिखना कुछ उसमें है नहीं, बस यही है संज्ञा संबंधी। तो उसमें संज्ञा किसे कहते हैं इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर 1 टॉपिक डाल के संज्ञा संबंधी अशुद्धि। फिर उसमें देखेंगे एक उदाहरण लिखेंगे, उस उदाहरण को फिर हम देखेंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है, और फिर उसको हम अशुद्ध है तो शुद्ध करके लिखेंगे जब हमको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 डालिए आप और फिर लिखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। उसमें बताता चलूंगा आपको, इनको परिभाषा है ना सबकी आपको याद होनी चाहिए। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द है, आपको जो पढ़ा होगा आपने तो पता होगा। विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो 4 भेद विकारी के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उन्हीं में से है ये संज्ञा संबंधी यानी संज्ञा शब्द। विकारी शब्द है इसलिए अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि जो शब्द अपना लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। और जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, यथा स्थिति में रहते हैं, वो विकारी नहीं कहलाकर अविकारी कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा तो विकारी रूप परिवर्तन कर लेता है। अविकारी के भी 4 भेद है भाई। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। वो आपकी पहुंच से परे हैं। अभी आप इन्हीं चीजों को पढ़िए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको हम समझेंगे। कई बार क्या होता है संज्ञा संबंधी अशुद्धि में कि जो वाक्य में जो उदाहरण दिया होता है तो उसमें उसी से संबंधित उसी को जोड़कर 2 शब्द दे दिए होते हैं। जो एक शब्द अनर्गल होता है उसको हमको हटाना होता है कि कौन से शब्द को हम हटाएं जिससे हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए। तो हम लिखेंगे पहला, वह 20 तारीख के दिन दिल्ली से लौटेगा। उदाहरण लिखेंगे, वह 20 तारीख के दिन दिल्ली से
लौटेगा। अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? अशुद्ध। ये दिया हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, हालांकि पेपर में आपको दिया नहीं होगा, पेपर में तो आपको छांट के लिखना भैया। पेपर में हो सकता है वो शुद्ध वाक्य आपको दे दे भ्रमित करने के लिए, और आप उसको परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, आपका वो गलत हो जाए। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। वह 20 तारीख के दिन दिल्ली से लौटेगा। अब देखिए इसमें गलती क्या है। वह ठीक है, 20 तारीख ठीक है। 20 तारीख दिया हुआ है तो दिन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन का तो पता बता ही दिया, कौन से दिन आएगा? 20 तारीख को। तो 20 तारीख को तो कोई कहने कोई स्पेशल दिन होगा, जो दिन का नाम दिया हुआ है, तो इसको तो हटा दो दिन को। वह 20 तारीख को दिल्ली से लौटेगा। वह 20 तारीख को दिल्ली से लौटेगा। इस चीज को हमको ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है भाई? 20 तारीख दे दिया तो हमको पता, सबको पता लग गया कि वह 20 तारीख को लौटेगा। तो 20 तारीख के दिन, अब उसको जबरदस्ती जोड़ा गया इस चीज में, इसमें उसको जबरदस्ती जोड़ा गया। संज्ञा पद अनावश्यक प्रयोग के कारण अशुद्ध वाक्य है। यहाँ अनावश्यक प्रयोग किया गया के दिन का, इसको हम हटा देंगे तो भी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। अब ये दिन जो शब्द है संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द, इसलिए कौन सी अशुद्धि हुई? संज्ञा संबंधी। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह 20 तारीख को, के दिन की जगह क्या कर देंगे? को दिल्ली से लौटेगा। वाक्य हो जाएगा हमारा शुद्ध। वाक्य हो जाएगा हमारा शुद्ध। इस प्रकार से हमको देखना है। ठीक है भाई? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वह प्रातः काल के समय टहलता है। एक उदाहरण और लिख लेते हैं हम। वह प्रातः काल के समय टहलता है। अब देखिए ये वाक्य आपको किस प्रकार से लगा? शुद्ध लगा का शुद्ध लगा? आपको शुद्ध लगा हुआ क्योंकि आपको अभी इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा? जब आप इसको मैच्योरिटी दिखाएंगे, इसमें इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। वह प्रातः काल के समय। अब देखिए वही बात आ गई ना, काल का अर्थ क्या होता है? समय। और यहाँ भी समय दिया हुआ है, तो हो गई ना गलत बात। तो इसलिए वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। वाक्य कैसा है? अशुद्ध। भाई समय यहाँ भी दे रखा है। अगर वाक्य ऐसा होता वह प्रातः समय के समय टहलता है, तो भी तो अशुद्ध होता। तो प्रातः काल इसका अर्थ भी तो समय होता है, तो इसको हटा देंगे, बस सीधा सा लिख देंगे। वह प्रातः काल, इसको हटा देंगे, टहलता है। ये हो गया हमारा शुद्ध। तो इस प्रकार से आप ध्यान दिया करो। ये हमारी संज्ञा संबंधी शुद्धि होगी। इस प्रकार का उदाहरण आगे, 2 उदाहरण आपको दे दिए। ये 2 उदाहरण आपको दे दिए और आपसे पूछा गया कि दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको देखना होगा कि वाक्य किस प्रकार से अशुद्ध हैं। अब हमको पेपर में ये लिख के नहीं आना है कि इसमें संज्ञा संबंधी शुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। वो आपसे तो ये पूछेगा, ये वाक्य दे दिया, उसमें पूछेगा कि ये वाक्य जो निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। अब हो सकता है ये वाक्य शुद्ध हो, तो आपको ये देखना है कि अशुद्ध है तो कहाँ से है, और शुद्ध है तो फिर योग की उतार के आना है। अब हमको लगा ये हमने पढ़ा इसमें भाई 20 तारीख को ये दे दिया, तो क्या दिन को इसमें अनर्गल है, अनावश्यक है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, काट देंगे और इसकी जगह जोड़ देंगे को, वह 20 तारीख को। उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान दें, उतारना इनको। ऐसा समझना भैया, ये आपकी बात का सुन ली। छोटा सा जो टॉपिक है आपका, नॉर्मल, हार्ड नहीं है इतना, ऐसे ही उदाहरण आते हैं पेपर में। अब अगला चलते हैं हम, ज्यादा समय ना लेते हुए, सर्वनाम संबंधी नंबर 2। मैं लिखा नहीं रहा हूं, इनमें ध्यान रखना आप भैया, आप सब समझदार हैं। बहुत लंबा टॉपिक फिर हो जाता है। आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम संबंधी,
ठीक है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से होती है वो उनको पढ़ेंगे। अभी संज्ञा संबंधी पढ़ी, सर्वनाम क्या है, अभी संज्ञा जो पढ़ी थे ना उसके स्थान पर जो काम आएगा, ठीक है भाई, उसके स्थान पर जो काम आएगा वो क्या है, सर्वनाम है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा वह प्रातः काल टहलता है, तो वह जो शब्द आया ना वो सर्वनाम था। अब उसमें वह की जगह अगर कोई नाम होता ना तो वो संज्ञा होती, वह की जगह अगर कोई नाम होता तो क्या होती, संज्ञा। तो इसीलिए कहते हैं सर्वनाम, सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में किस प्रकार से देखो, हम उदाहरण ले लेते हैं एक, श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे। एक उदाहरण ले लेते हैं, श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे। भाई बोर्ड पे अगर दिखाई भी ना देने साफ, कभी कभी पेन में जैसे कम स्याही वाली समस्या जो हो जाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान दिया करें। मैं जो बोलता हूँ उसके साथ साथ उसको जोड़ ले करें कि सर जी बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है, अगर दिखाई भी ना दे तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे, ठीक है, इस प्रकार जोड़े। अभी देखिए श्याम और श्याम का भाई, आपको ये वाक्य आ गया, इससे पहले आपने ये वाक्य कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, तो कैसा लगेगा आपको, आपको तो सही लगेगा भाई सही है बात, लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत, श्याम और श्याम का भाई, अब देखो दो बार श्याम प्रयुक्त हुआ है, श्याम और श्याम का भाई, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, एक में दोनों संज्ञाएं काम आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर तो सर्वनाम भी काम में आ सकता है, तो एक जगह सर्वनाम काम में क्यों नहीं आया। तो इस थोड़ा जब आप दिमाग लगाओगे फिर समझ में आ जाएगा गलती तो है, तो फिर आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सही कैसे करेंगे, श्याम और उसका, अब श्याम नहीं लिखेंगे, श्याम और किसका, श्याम का, यानी उसका, थर्ड पर्सन है, ध्यान रखना, अन्य पुरुष में, श्याम और उसका भाई पढ़ रहे थे, तो ये तो था अशुद्ध और ये हो गया शुद्ध, क्या बदल दिया, सर्वनाम बदल दिया। उसका क्या है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है, ध्यान देना भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है। श्याम और उसका भाई पढ़ रहे थे, प्रश्न आया श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे, लेकिन उत्तर आया श्याम और उसका, श्याम को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि दोनों श्याम श्याम में तो अशुद्ध है, इसलिए यहाँ संज्ञा के स्थान पर क्या काम आ गया, सर्वनाम, इसीलिए कहते हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है भाई, पढ़ रहे, दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं, दूध में कौन गिर पड़ा, दूध में कौन गिर पड़ा। अब देखिए बेटा, कौन नहीं, कोई व्यक्ति तो डूबा ही नहीं इसमें, कोई व्यक्ति तो इसमें डूबा ही नहीं। दूध में क्या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या गिर पड़ा, कौन की जगह क्या कर देंगे, क्या, ठीक है बेटा। दूध में कौन गिर पड़ा अशुद्ध है कि कौन गिर पड़ा, कौन, कोई व्यक्ति तो गिरेगा ही नहीं, कोई जानवर तो उसमें गिरा ही नहीं, क्या गिर सकता है उसमें, मक्खी गिर सकती है, मच्छर गिर सकता है, कोई टुनका गिर सकता है, तो वो चीज गिर सकती है। दूध में क्या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो गया, क्या गिर पड़ा, तो इस प्रकार से ये सर्वनाम संबंधी है। ठीक है भाई, तो उचित चीज जब हम रखेंगे, उचित शब्द जब हम रखेंगे इनके स्थान पर, तो हमारा वाक्य कैसा होगा, शुद्ध। अनुचित शब्द जब प्रयोग किया गया है तो वाक्य कैसा लगेगा, अशुद्ध। इसलिए भाषा को सौंदर्य बनाने के लिए, वाक्य को स्पष्ट बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए अनुचित जो शब्द है उनको त्याग दीजिए, यानी उनको हटा दीजिए वहां से, और उनकी जगह जो सार्थक जो शब्द हैं, उचित जो शब्द है उनका प्रयोग कीजिए, वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जैसे संज्ञा का हमने पढ़ा और सर्वनाम का हमने पढ़ा, दोनों विकारी हैं, और विकारी दो और बचे हुए हैं अभी, एक तो बचा हुआ है क्रिया का, दूसरा बचा हुआ है विशेषण का, तो दोनों को भी हम आज पढ़ेंगे।
विशेषण संबंधी। विशेषण का तो आपको पता ही है, अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था, 2 ही दिन हुए हैं पढ़ाए हुए। विशेषण संबंधी तीसरा, और चौथा पढ़ेंगे क्रिया संबंधी। अभी तो क्या है, विशेषण संबंधी। तो विशेषण किसे कहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पता होगा, अभी पढ़ाया था 10वीं क्लास में, अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले। विशेषण यानी विशेषता, और दूसरा होता है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से। श्याम के पास सबसे सुंदर कार है। श्याम के पास सबसे सुंदर कार है। और विशेषण से संबंधित है तो विशेषण शब्द को ही हम ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लिया, सुंदर। यार इसमें मिस्टेक कहाँ हो गई, आप देखोगे, आपने इस बात को पहली बार देखा तो समझ गए यार बात तो सही होना चाहिए, सही लिखा है, लेकिन अशुद्धि है विशेषण संबंधी। क्यों, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है, ध्यान होगा आपको, लिखाई भी है। मूल अवस्था अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। उत्तर अवस्था, एक से तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और एक को निम्न बताया जाता है, उत्तरतर। उत्तम अवस्था, सबसे तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, सुंदरतम या उत्तरतम। तो मैंने शब्द बोल ही दिया है अभी, सुंदर की जगह क्या आना चाहिए, सुंदरतम। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सबसे तुलना की गई है। श्याम के पास सबसे सुंदर कार है, तो सुंदर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, सुंदरतम। बस कुछ नहीं बदलना है, बाकी चीज सब वही रह जाएगी। सुंदर अशुद्ध था, सबसे तुलना की गई इसलिए सुंदरतम। उत्तरतम होता है ना, उत्तरतम, उत्तरतम होता है बेटा, तो इसलिए ये शुद्ध हो गया। अगर वाक्य ऐसा होता, श्याम के पास मोहन से सुंदर कार है, तो अभी अशुद्ध होता, तो हमको क्या लिखना होता, सुंदरतर, सुंदरतर लिखना होता। और सिर्फ ऐसा होता कि श्याम के पास सुंदर कार है, तो वाक्य सही होता। तुलना एक से करें, सुंदरतर, यानी तर लगा दो पीछे। तुलना सबसे करें, एक को सुंदर, एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो तब लगा दो पीछे। एक उदाहरण और लिखेंगे इसी का ही। धोबी ने अच्छी चादरें धोई, या धोबी लिख देंगे। धोबी ने अच्छी चादरें धोई। अब आपको ये शुरू में देखा होगा, जब सही लगा होगी सर जी तो वाक्य सही है, लेकिन वाक्य गलत है। देखियो क्यों है वाक्य गलत, क्योंकि अच्छी चादरें, यानी धोबी के पास जितनी भी चादरें गई उनमें सिर्फ अच्छी धोई क्या, गलत बात है। धोबी के पास तो जितनी भी चादरें जाएंगी उनको धोएगा ही, और अच्छी चादरें तो जाएंगी क्यों, वो तो धोबी हुई है, वो तो स्वच्छ है, वो तो साफ है। तो कहने का अर्थ ये है, धोबी ने चादरें अच्छी धोई। अब अच्छी को यहां कर देंगे, चादरें को यहां कर देंगे, तो ये शुद्ध होगा। धोबी ने चादरें अच्छी धोई, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। धोबी ने अच्छी चादरें नहीं धोई, बल्कि चादरें कैसी धोई, अच्छी धोई। जो मैली चादरें उसके पास गई थी उनको धोया, और कैसा, अच्छा। अच्छी चादरें क्यों जाएंगी धोबी के पास, मैली चादरें, गंदी चादरें ही जाएंगी धुलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये विशेषण का हो गया। आप लिख लेते हैं क्रिया का, लास्ट है बस, क्रिया का और पढ़ेंगे, बाकी हम 4-5 इसमें बचे हुए हैं उनको कल पढ़ेंगे। विकारी शब्द का हो जाएगा आपका आज, है ना। क्रिया को भी बता दिया मैंने, पहला टॉपिक हमारा क्रिया का ही था अभी इसी सिलेबस में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। मूल रूप में, जब मूल रूप में ना जोड़ देते हैं, धातु में ना जोड़ देते हैं, तो क्रिया शब्द बन जाता है। कृष्ण भोजन खा चुका।
देखो भाई, क्रिया संबंधी किस प्रकार से अशुद्धि आ सकती है। कृष्ण भोजन खा चुका है। अब नंबर जब हम इसको पढ़ेंगे तो लगेगा तो ऐसा ही वाक्य तो शुद्ध है लेकिन अशुद्ध है। कृष्ण भोजन खा चुका नहीं, कर चुका है, परफेक्ट में है। ठीक है भाई, खा चुका नहीं, कर चुका है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण और लिख लेते हैं। आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। अब देखिए बेटा, इसमें कार्य दो है लेकिन क्रिया एक ही प्रयुक्त हुई है, तो इसका मतलब क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कार्य तो दो हुई है, कौन सा, एक तो सिलाई सीखने का और दूसरा अंग्रेजी पढ़ने का। लेकिन पढ़ने के साथ तो जो क्रिया प्रयुक्त हुई है पढ़ती है, सिलाई के साथ तो क्रिया प्रयुक्त हुई नहीं। आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो ये वाक्य शुद्ध है। तो क्या करना है, आरती सिलाई इसके साथ भी क्रिया लगानी है और इस क्रिया को यूं की यूं रखना है, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको उसी हिसाब से लिख ले बेटा, है ना। आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, ये वाक्य है हमारा अशुद्ध है। कैसा वाक्य बेटा, अशुद्ध। ये वाक्य भी अशुद्ध था, इसको भी आप लिख लें अशुद्ध है। ठीक, ये वाक्य फिर आपने शुद्ध करा, उसको लिखे शुद्ध। ये वाक्य अशुद्ध है तो इसको भी लिखे आप अशुद्ध। अब इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, देखो, आरती सिलाई के साथ क्रिया आ जाएगी सीखती है। आरती सिलाई सीखती है और फिर आ जाएगा ये अंग्रेजी पढ़ती है। फिर वाक्य कैसा हो जाएगा, शुद्ध। तो क्रिया एक दी हुई है, कार्य दो हुए हैं, तो वाक्य अपना आप ही अशुद्ध होगा भाई। दो कार्य दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्रिया भी अलग अलग होनी चाहिए, तो वाक्य अशुद्ध हुआ। तो क्या किया, क्रिया को हमने परिवर्तित कर दिया, उस क्रिया को यूं क्यों ही रखा, दूसरा जो कार्य दिया था सिलाई का उसके साथ जोड़ दिया सीखना क्रिया, यानी सीखती है। आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है अशुद्ध था, शुद्ध कर दिया, आरती सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये विकारी शब्दों का जो खेल था वाक्य शुद्धि में वो समाप्त हो गया है। कल हम वचन, लिंग, कारक, मुहावरे, उनसे संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप इनको विस्तार से पढ़ें, गौर से पढ़ें, नोट बनाकर पढ़ें, समझ में आपको आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है, कोई त्रुटि दिखाई देती है बोर्ड पर या बोलने में, आवाज में, तो आप एक बार इसको कमेंट जरूर कर दिया करें और पढ़ा करें रेगुलर, लाइक भी करते रहें। समझ में नहीं आता उसको बताते रहें। नमस्कार।